दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है हमारे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 50 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज है, एक के बाद एक क्वेश्चन फटाफट हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से निम्न में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। जो रचनाएं हैं इनका जो कालक्रम है इसके आधार पर सही कथन बताना है। पहला है वीणा, ग्राम्या, लोकायतन, कला और बूढ़ाचांद, जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। और जिसमें वीणा का प्रकाशन वर्ष है 1927 में इसका प्रकाशन हुआ है। फिर आती है ग्राम्या, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। उसके बाद आती है लोकायतन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। और कला और बूढ़ा चांद है, इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। तो 1969 के बाद 1959 आ रहा है, तो मतलब कि ये इसका गलत हो गया। दूसरा है निहार, रश्मि, दीपशिखा और शांतिगीत महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। जिसमें जो निहार का प्रकाशन वर्ष है वह 1930 है। और रश्मि का प्रकाशन वर्ष 1932 है। दीपशिखा का 1942 है। और सांध्य गीत का है 1936। तो कालक्रम की दृष्टि से यह भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें आपको यहाँ 42 पहले और 36 बाद में आया है। उसके बाद अगला है, देखिए, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना। ये सारी रचनाएं हैं निराला जी की, जिनमें से गीतिका का प्रकाशन वर्ष है 1936। और उसके बाद आता है कुकुरमुत्ता, जिसका है 1942। फिर आती है रचना बेला, जिसका प्रकाशन 1946 है। और उसके बाद ही अर्चना 1950। अब ये कालक्रम की दृष्टि से सही रूप में लगे हुए हैं, पहले 36, फिर 42, फिर 46 और फिर 1950। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो गया। और इसके बाद जो ऑप्शन डी है, इसके भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि इसमें किस प्रकार इनका कालक्रम दिया गया है। तो ऑप्शन डी में है, देखिए, प्रेम पथिक, झरना, लहर और आंसू। ये रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, जिसमें से प्रेम पथिक का प्रकाशन 1913 में हुआ है। और झरना 1918 की रचना है। और लहर जो है यह 1933 की रचना है। और आंसू 1925 की रचना है। तो इस प्रकार इसमें भी कार्यक्रम आगे पीछे दिया हुआ है। तो सब इसलिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, जिसमें कि सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं, यानी कि जो इसका प्रकाशन वर्ष है यह सही रूप में दिया गया है। गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना। अगला प्रश्न है, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है। इनमें से यहाँ पर जो रचनाएं दी गई हैं इनमें से कौन सा काव्य है जो कि रामकथा पर आधारित है। चलिए देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन सी है, भूमिजा। जो भूमिजा रचना है यह रामकथा पर आधारित रचना है। भूमिजा रचना रामकथा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो काव्य ग्रंथ हैं इनको इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो काव्य को, इसके लिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहला है आत्मजयी, जो रचना है कुंवर नारायण की। धरती, यह रचना है त्रिलोचन की। आंगन के पारद्वार, यह रचना है हिरानंद वासयन अज्ञेय की। और धूप के धान, यह रचना है गिरिजा कुमार माथुर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियां हैं जिसको उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। देखते हैं राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए में है, ये उपमान मैले हो गए हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, 1 है, अज्ञेय की ही यह पंक्तियां हैं। और दूसरा है, हम राज्य लिए मरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन तीसरे में जाता है, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। फिर है, बतरस लालच लाल की। बतरस लालच लाल की यह पंक्ति है बिहारी की। और भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, यह पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास की। तो ये उपमान मैले हो गए, अज्ञेय। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। बतरस लालच लाल की, बिहारी। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, यह पंक्ति है तुलसीदास की।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं, इनके काव्य रूप बताने हैं, अर्थात कि किस विधा में लिखी गई रचनाएं हैं ये है। पहली रचना का नाम है पंचवटी। तो पंचवटी है, यह एक जो पंचवटी रचना है यह एक खंड काव्य विधा की रचना है। ठीक है, पंचवटी जो रचना है खंड काव्य विधा की रचना है। उसके बाद आती है प्रिय प्रवास, जो कि एक महाकाव्य है, खड़ी बोली काव्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली में। उसके बाद है एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई यह काव्य नाटक है, और शिवा बावनी जो है यह एक मुक्तक काव्य है। तो पंचवटी खंड काव्य, प्रिय प्रवास महाकाव्य, एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक और शिवा बावनी मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है। जो ये कविताएं दी गई हैं यहाँ पर इनका सही अनुक्रम बताना है। इनमें से कौन सी रचना है जो कि सही अनुक्रम में लिखी गई है। मतलब कि ये सारी कविता, जैसे ये एक ही रचनाएं हैं जो कि अलग अलग रूप में आगे पीछे करके दी गई हैं, यहाँ पर कौन सा सही रूप है या सही तरीके से लिखी गई हैं, सही कालक्रम में, यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज़ की भी जगह है, यह सही अनुक्रम में लिखी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको कवियों के साथ सुमेलित करना है, और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। पहला है, देखिए, स्नेह निर्जर बह गया। स्नेह निर्जर बह गया यह है महादेवी वर्मा की काव्य पंक्ति। ओ करुणा की शांत कछार यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। सखी वे मुझसे कह कर जाते यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। दिवस का अवसान समीप था यह पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं, फिर से इनका सही अनुक्रम बताना है कि कौन से सही कालक्रम के अनुसार लिखी गई रचनाएं हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, ग्रंथि, आंसू, नहीं पत्ते और ठंडा लोहा। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। पहला है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। यह काव्य पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, यह काव्य पंक्ति है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। एक आदमी रोटी बेलता है, यह काव्य पंक्ति है सुदामा पांडे धूमिल की। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र दूध भात भूखे बालक अकुलाते, यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ कविताएं दी गई हैं जिनको उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो पहला है परिवर्तन, जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। परिवर्तन यह है पंत जी की रचना। और फिर आता है यमुना के प्रति, यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पेशोला की प्रतिध्वनि, यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। फिर है सोन मछली, जो रचना है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला प्रश्न है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। तो प्रसाद की जो रचना है प्रलय की छाया, इसकी विषय वस्तु में केंद्र में क्या है, मतलब कि किसको केंद्र बनाकर यह रचना लिखी गई है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन जी है, रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रलय की छाया जो रचना है इसमें रानी कमलावती के पश्चाताप को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियां हैं जिनको उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पहला है, सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानी में। पहली पंक्ति है, सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानी में। तो यह काव्य पंक्ति बतानी है कि किसके द्वारा लिखी गई काव्य पंक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 में जाएगा, महादेवी वर्मा की काव्य पंक्ति है। फिर है, प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी में सो गई अभागी, यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की।
तू अब तक सोई है आली आंखों में भरी बिहागरी, यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। कहो तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर फिर से कुछ पंक्तियां हैं जिनको उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। पहला है इसमें, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, जिसका राइट आंसर ऑप्शन 4 में है, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की यह पंक्ति है। सब ने भी अलग अलग संगीत सुना, यह पंक्ति है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगली पंक्ति है, नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ, नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। और उसके बाद है, अशनिपात से शायित उन्नत शत शत वीर, तो यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो कालक्रम की दृष्टि से बताना है अज्ञेय जी की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा इसमें से। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी। पहले आता है इत्यलम, फिर है हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार और सागर मुद्रा। ये सारी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। अगला है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो काव्य ग्रंथ दिए गए हैं इनको उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, ए सतरंगिनी। यह जो रचना है यह है नागार्जुन की, सतरंगे पंखों वाली। सतरंगिनी यह रचना है, सतरंगिनी यह रचना है बच्चन की। सतरंगे पंखों वाली यह रचना है नागार्जुन की। अणिमा है निराला की और ऋतंभरा है केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है। यहाँ पर जो रचनाएं दी गई हैं इनमें से कौन सा है जो महाकाव्य विधा के अंतर्गत नहीं आती है। जो रचना महाकाव्य विधा के अंतर्गत नहीं आती है वह आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र, जबकि लोकायतन, रामदूत और गंगावतरण ये महाकाव्य विधा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाले अशुभ अमंगलकारी हैं, इन पंक्तियों के लेखक हैं। पंक्ति है कि जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाले अशुभ अमंगलकारी है, इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, इन पंक्तियों के लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा, यह पंक्तियां किसकी हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है इसमें, भग्नदूत, मंजीर, चाँद का मुंह टेढ़ा है और साखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। जो काव्य आंदोलन हुए थे और उनका सही कालानुक्रम बताना है, इसमें से कौन सा सही होगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं और इनको इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, बात बोलेगी। बात बोलेगी यह जो रचना है यह है शमशेर बहादुर सिंह की। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान यह है अज्ञेय की रचना। यमुना के प्रति यह रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। और अकाल में सारस यह रचना है केदारनाथ सिंह की। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सुमेलित कीजिए। काव्य कृतियों और कृतिकारों को सुमेलित करना है। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जंगूड़ी, अबूतर कबूतर, उदय प्रकाश, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, जलसाघर, श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम लिखिए। यहाँ पर इनका सही अनुक्रम बताना है रचनाकाल के आधार पर। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा और कन्हार। अगला प्रश्न है, कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। केदारनाथ सिंह की जो रचना है उसका नाम है अकाल में सारस। ज्ञानेंद्रपति की रचना का नाम है संशयात्मा। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है अग्निलीक। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। अगला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो राम की शक्ति पूजा जो निराला जी की रचना है इसका आधार ग्रंथ बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, कृत्तिवास रामायण है इसका आधार ग्रंथ। निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है, जो घनीभूत पीड़ा थी। जो घनीभूत पीड़ा थी, यह पंक्ति है प्रसाद की। हर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, यह काव्य पंक्ति है हिरानंद वात्स्यायन की। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यह पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। रचना के आधार पर इन रचनाओं का सही कालक्रम लिखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंद्रधनुष रौदे हुए सीढ़ियों पर धूप में, नए इलाके में और बादशाह के बहाने। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमरगीत प्रसंग के संबंध में उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं। तो भ्रमर गीत के संबंध में यह पंक्तियां लिखी गई हैं, तो किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की यह पंक्तियां हैं। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में, ये पंक्तियां लिखी हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला प्रश्न है, धिक धाय तुम यों अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, तुलसीदास से संबंध है। तुलसीदास जो रचना का नाम है जो कि निराला जी की रचना है उससे संबंधित यह पंक्तियां हैं। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिरानंद वात्स्यायन जी का यह काव्य मत है। तो इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।